हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एमपीपीएससी मेंस के थर्ड पेपर का जो पार्ट है उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूँ। विकसित भारत @2047, ठीक है। डेवलप्ड इंडिया @2047। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको बेहतर तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं जो है, मेन फीचर्स जो है वो जो देखे थे, अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तो एक बार उस क्लास को जरूर देखिएगा। उस क्लास में हमने केवल विशेषताएं या फीचर्स की ही बात नहीं करी है। एक अर्थव्यवस्था को जानने के जो मेन मेन बिंदु है, जो कॉन्सेप्ट है, उन सबको वहां पर बेहतर तरीके से क्या है समझा है, ठीक है। तो आज की हमारी इस क्लास को हम प्रारंभ करेंगे। दोस्तों प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, हमारे संस्थान द्वारा एमपीपीएससी मेंस 2025 व 2026 2025 व 2026 इसलिए कि जो लोग अभी मेंस लिखेंगे जून में, उनके लिए तो इस क्लास को बेहतर तरीके से क्या है अपडेट किया गया ही है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के सारे आयाम जो है हर क्लास में मैं आपको जो भी बिंदु रहेगा उससे जोड़कर ही बताऊंगा, ताकि आपका आंसर जो है बेहतर दिखे, इसके साथ साथ अपडेट दिखे। तो आपको जो आंसर देने वाला या जो भी कॉपी चेक करने वाला हो उस पर एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़े उस बात का, ठीक है। तो वो सारे बिंदु यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उसके साथ 2026 इसलिए दोस्तों कि 2026 में यदि आप मेंस को अभी से शुरू करना चाह रहे हो, प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो आप अभी से इसकी छोटी छोटी बातें जो है क्लियर करके आगे चलोगे तो आपको बाद में केवल आर्थिक सर्वेक्षण या जो बजट रहेगा उस समय का, केवल उसकी टू द पॉइंट जो कीवर्ड्स होंगे, कुछ नए जो अपडेट्स होंगे, बस वो ऐड करने होंगे। और इस प्रकार जो है आप अपना पूरा जो है मेंस का या थर्ड पेपर का जो पार्ट है कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बात मैंने आपको स्पष्ट करवा दी है। तो ये पूरा हमारा जो है पेपर थर्ड, हम इस प्रकार इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसकी लाइव लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस जो है आपको मिल जाएगी। क्लास नोट जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आंसर राइटिंग और डाउट सेशन के लिए आपको क्या करना रहेगा, यदि आप इंदौर में नहीं हो या इंदौर से बाहर हो, तो आप अपना आंसर जो है इस नंबर पर मुझे लिखकर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो उसमें जितना भी सुधार रहेगा या क्या उसमें कमियां हैं और अच्छी बात है तो उनको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इन सब बातों पर बेहतर तरीके से चर्चा करके अपने आंसर को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली है। और इसके जो पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करने हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से इसलिए जुड़ जाएगा दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा अब जो है टेलीग्राम पर मैं इकोनॉमिक्स से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अपडेट करने वाला हूँ, जिसमें मेंस का जो पूरा सिलेबस है, जो थर्ड पेपर का जो पार्ट ए है उसका जो पूरा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस के टू द पॉइंट जो भी टॉपिक्स दिए हैं उन सारे पॉइंट्स को जल्दी ही मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण से अपडेट करके देने वाला हूँ। 3 से 4 दिन में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसके साथ साथ जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवगत करवा दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस सेशन को शुरू करें इससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, विकसित भारत @2047 या डेवलप्ड इंडिया @2047। देखो दोस्तों, 2047 में हमें क्या करना है, हमारे देश को विकसित करना है, ये एक मोटा मोटा हमें पता है, ठीक है। और हमारी अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन तक ले जाना है, ठीक है। तो ये एक बड़ा विचार है, बहुत अच्छी संकल्पना है, इसे हमें क्या करना है, पूरा करना है। लेकिन अब जो हमारी मेंस में अगर ये टॉपिक दिया है तो इस टॉपिक को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ हमें कमियां नहीं करना है, सारी बातों को बेहतर तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस टॉपिक की। जैसे यदि ये टॉपिक दिया हुआ है कि विकसित भारत @2047, ठीक है, ये बात अब दी गई है दोस्तों। आपको यहाँ पर इस बात का इतना महत्व है कि हमारे मेंस के सिलेबस में 2 जगह इसका जिक्र हुआ है। एक तो हमारी जो इकाई एक एक है, जो थर्ड पेपर के पार्ट ए की, उसका जो दूसरा बिंदु है वही है ये विकसित भारत @2047, टू द पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है। इसके साथ अगर आप छठे पेपर में जाओगे तो छठे पेपर में जब आंसर राइटिंग करोगे, ऐसे राइटिंग आप वहां पर लिखोगे, आपका निबंध लिखोगे, तो उस निबंध में भी दोस्तों आपको, यदि आप सिलेबस में देखोगे तो वहां पर भी विकसित भारत @2047 पर निबंध लिखने के लिए दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये दो रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको दोनों रूपों में हम यहीं पर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो पहले दोस्तों इसको हम ऐसे राइटिंग में कैसे लिखेंगे,
किस प्रकार जो है हमारे 2 पेज का जो है आंसर हमें जो लिखना है, किस प्रकार हमें प्रिपेयर करना है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर हमारे जो थर्ड पेपर का जो पार्ट ए है, जिसमें जो बिंदु दिया है उसके आयाम जो है हमारे 2 नंबर के हुए, 7 नंबर के हुए, 10 नंबर के हुए, कैसे प्रिपेयर करना है उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, पहले निबंध में यदि इसको पूछा जाता है तो इसे कैसे प्रिपेयर करना है। देखो दोस्तों, निबंध की पहले बात कर लेते हैं मोटे मोटी। आपको इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है तो इसके सारे आयाम जो है आपको यहाँ पर क्या करने हैं, बताने पड़ेंगे। ठीक है, अब बताना कैसे है, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको मोटा मोटा जो है एक कॉन्सेप्ट दिया है। इस विचार के आधार पर हम जो है हमारा अगर निबंध आता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। देखो कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि बताएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हिंदी में जरूर लिखा है, लेकिन हम इसकी जो लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश में जहाँ जहाँ जैसा जैसा बताना रहेगा वो भी बताएंगे, ताकि क्या होगा कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कई बार हमें जिस जो टेक्नोलॉजी या इस प्रकार के जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें हमें हिंदी के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश के बारे में भी पता होना चाहिए। और जो इंग्लिश मीडियम है, जो मेंस लिख रहे हैं बच्चे इंग्लिश मीडियम में, उनको परेशानी आ रही है तो वो भी थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर हम इंग्लिश का भी जो है जितना हो सकेगा उतना हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, ताकि दोनों चीजें रिलेट कर पाओ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और आप अपना आंसर जो है बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, चलो बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, या पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें हमारे जब हम निबंध लिखेंगे तो हमें इसकी पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। अब पृष्ठभूमि कैसे बनानी है उस पर मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा। पहले हमें इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देख लेना है कि ये सारे बिंदु हमें डालना है। पृष्ठभूमि के बाद में हमें विकसित भारत के बारे में बताना है कि ये विकसित भारत है क्या, और इसमें जो है हमारा जो भारत का जो नया विचार है ये क्यों लाया गया है, और भारत इसमें कैसा दिखेगा। ये सारी बातें हमें यहाँ पर बता देनी है कि विकसित भारत होता क्या है, इसकी संकल्पना क्या है, थोड़े इसके लक्ष्य बता सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इस बिंदु को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा बात करेंगे इसके आधार स्तंभ की। दोस्तों यदि निबंध लिख रहे हो तो इसके आधार स्तंभ का एक अच्छा सा चार्ट बना देना। आपको पता है कि ज्ञान के आधार पर जो है, इसी आधार पर जो है इसके जो 4 स्तंभ बताए गए हैं, ये सारी बातें मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा। आप केवल अभी इसकी फॉर्मेटिंग देखिए कि निबंध में यदि इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम कैसे अपना आंसर जो है बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर इसके आधार स्तंभ बता देने हैं। आधार स्तंभ के बाद इसके प्रमुख आयाम बताने। देखो बैकग्राउंड हो गया, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि हमें बतानी है। फिर उसके बाद इसका इंटेंट क्या है, इसका आशय क्या है, तो यहाँ पर इसका इंटेंट बताना है। फिर उसके बाद आधार स्तंभ, जो इसके दोस्तों मेन पिलर्स हैं। जो मेन पिलर्स क्या है, ये ज्ञान की अवधारणा पर है। मतलब जी से हमारा गरीबी आ जाएगा, वाई से युवा आ जाएगा, ए से अन्नदाता किसान आ जाएगा, एन से नारी आ जाएगा, ये सारी बातें बताऊंगा। तो हमारा तीसरा बिंदु यहाँ पर यदि हम आधार स्तंभ जो है इसको बताएंगे तो इसको एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा अलग तरीके से शो करके जो है दिखा सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर बेहतर दिखेगा। यदि निबंध भी लिख रहे हैं तो निबंध में भी इसको हम यहाँ पर इसका जिक्र कर सकते हैं और इसके बारे में 2 4 5 लाइन जो है डाल सकते हैं। फिर इसके प्रमुख आयाम बताने हैं, इसके डायमेंशंस तो बताने ही है कि ये जो है किस प्रकार जो है इसके डायमेंशंस जो है कौन कौन से होंगे। जैसे आर्थिक रूप से हमें आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, पर्यावरण का जो है सतत विकास की अवधारणा पर काम करना है। ये जो आयाम है इसके, वो भी हम यहाँ पर इसका भी थोड़ा जिक्र कर सकते हैं। अब ये जो हो गई दोस्तों नॉर्मल सी बात कि हम ये जो हमारा विकसित भारत @ 2047 का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमें ये बातें रखनी है। फिर आ जाएंगे दोस्तों इसके उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य में जो भी हमें 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे विकसित अर्थव्यवस्था बनाने, उसके लिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए, जो हमारे उद्देश्य है, वो सारे उद्देश्य हमें यहाँ पर बता देने हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सारी बातें 1 बाय 1 हर चीज को मैं बेहतर तरीके से इनका ऑपरेट करके बताऊंगा। आपको लिखना किस प्रकार है, पूरी क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बस आपको लगे रहना है, जुड़े रहना है। अभी आपको करना क्या है, बस ये समझिएगा कि यदि इस प्रकार से निबंध आता है तो इन आयाम को यदि हम पूरी तरीके से इन सारे डायमेंशंस को अगर हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा निबंध के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा विकसित भारत @ 2047 वाला ये क्वेश्चन, तो हम बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों अब इसके बाद हमें उद्देश्य तो बता देने हैं। उद्देश्य बताने के बाद इसके जो वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो अभी करंट में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये प्लस 2047 में जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, यदि हम उनको
प्राप्त करेंगे, तो उस प्रकार जब हम हमारे अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो इन दोनों की स्थिति जो है क्या रहेगी, ये हमें यहाँ पर देखनी होगी। देखो अभी हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, 2047 के लिए हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए उस समय की हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, उस समय की हमारी प्रति व्यक्ति क्या होगी, उस समय हमारी साक्षरता क्या होगी, है ना, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था का आकार क्या होगा, शेप क्या हो जाएगा, ये सारी बातें जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप यदि निबंध में या निबंध लेखन आप लिखोगे निबंध को, तो ये आयाम यदि आप डालोगे तो आपका आंसर बहुत प्रभावशाली लगेगा और आपका ये विकसित भारत का जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि विकसित भारत @2047 का निबंध हम अलग से रेडी करें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा कंप्लीट करवाऊंगा बेहतर तरीके से दोनों रूपों में। थर्ड पेपर के पार्ट ए का जो टॉपिक है हमारा विकसित भारत, उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अच्छे से देख लेंगे और यहाँ पर इसको भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलो फिर दोस्तों ये इतनी सारी बातें बताने के बाद इसका महत्व बता देंगे। ठीक है, कि जो हमारा राष्ट्र जो है कैसे रहेगा, सुरक्षा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें महत्व इसका बताना होगा कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी यदि हम विकसित भारत बन जाएंगे तो। ठीक है, इसके साथ साथ केवल राष्ट्रीय नहीं, हमारी जो स्वास्थ्य जो गतिविधियां हैं वो बहुत बेहतर हो जाएगी, शिक्षा बहुत बेहतर हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बेहतर हो जाएगी, साक्षरता बेहतर हो जाएगी, सारे जो है हमारे जो महत्व इसके संदर्भ में जो आएंगे, आर्थिक रूप से हमारा विकास हो जाएगा, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सारे बिंदु जो है हम यहाँ पर महत्व में देख लेंगे। ठीक है, इसके साथ दोस्तों इसकी है चुनौतियां। ठीक है, अब चुनौतियां जो है, जो इसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं चुनौतियों की, तो चुनौतियां क्या है वर्तमान में, ये सारी बातें जो है यदि हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक सकारात्मक रूप से यदि हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे, इसका कंक्लूजन लिखेंगे, तो हमारा यह जो निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया जो है प्रश्न बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यदि निबंध आता है तो हम इन सारे आयाम को यहाँ पर बेहतर तरीके से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और यदि सारे डायमेंशंस हमारे ये इस प्रकार से हम हमारे आंसर में डाल देंगे, हमारा आंसर प्रभावशाली भी दिखेगा और हमें अच्छे नंबर यहाँ पर मिलने की संभावनाएं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर निबंध में हमें किस प्रकार से हर एक बिंदु को लिखना है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हर एक बात को बेहतर तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो सबसे पहले बैकग्राउंड बताना है, पृष्ठभूमि बताना है, फिर उसके बाद उसका इंटेंट क्या है, उसका आशय क्या है जिसके लिए हम लिख रहे हैं निबंध, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देनी है। उसके बाद ये जो इतना बड़ा निबंध है जिसके बारे में हम जानकारी देंगे, विकसित भारत का इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो आधारभूत स्तंभ क्या है दोस्तों, इसके मेन पिलर्स क्या है, उन मेन पिलर्स के आधार पर ही हम इसकी जो है परिकल्पना करेंगे कि हम क्या क्या चीजें करनी है, किन किन लोगों के लिए हमें काम करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, ये बात हो जाएगी। फिर इसके डायमेंशंस, इसके आयाम, इसके जो भी आयाम है, आयाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इन आयाम को यदि हम पूरा करेंगे बेहतर तरीके से तभी हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे। जैसे आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है, हर एक बात जो है हम यहाँ पर प्रमुख आयाम के रूप में भी देखेंगे। फिर उसके बाद इसके उद्देश्य क्या रहेंगे कि 30 ट्रिलियन तक हमें हमारे अर्थव्यवस्था को ले जाना है ना, 10 लाख जो है हमारी प्रति व्यक्ति आय हो जाए, साक्षरता हमारी 89.9 हो जाए, ये जो हमने विचार रखे हैं उन सारे विचार को हमें क्या यहाँ उद्देश्य के रूप में भी डालने हैं। सारे विचार हमारे यहाँ पर हम डाल देंगे तो हमारा ये एम वाला जो है उद्देश्य वाला बिंदु भी कवर हो जाएगा। फिर वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था तथा 2047 की भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों को कंपेयर करवाऊंगा। अभी एक एक बात इसकी बता दूंगा ताकि आपका पूरा यहाँ पर जो है पूरा मसला ये क्लियर हो जाएगा। अब इतनी सारी बातें बताने के बाद इसके महत्व तो हमें समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, कि हमें कहाँ कहाँ आर्थिक रूप से हम सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो बात आती है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई बार हम असमंजस रहते हैं, खतरे की जो है हमें एक अलग सी वो जो आभास होता है कि यार कहीं भारत के ऊपर किसी प्रकार से कोई हमला ना कर दे, हम किस प्रकार प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जब हम एक अच्छी अवस्था में पहुंच जाएंगे, विकसित अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी खतरा नहीं रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी खतरा नहीं रहेगा। तो एक ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार महत्व भी सारे देख लेंगे। फिर हमारी चुनौतियां जो है, चुनौतियां तो हम अच्छे से देख ही लेंगे, इसकी क्या क्या है, क्या क्या समस्या आ रही है। ठीक है, और उसके बाद निष्कर्ष देके ये पूरा निबंध का जो है हमारा यहाँ पर फॉर्मेट अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अब इनमें अगर 5-5 लाइन भी अगर आप डालोगे तो आपका जो है निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप लिखोगे तो आप बेहतर तरीके से पाओगे कि 2 से ढाई पेज में आपका पूरा जो है बेहतर तरीके से ये निबंध कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना दोस्तों। ये है एक निबंध के रूप में हमने इसकी चर्चा करी है। ठीक है, अब देखो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है थर्ड पेपर के पार्ट ए की, उसमें अगर विकसित भारत @2047 ही लिखा है तो यह तीनों रूपों में पूछा जा सकता है।
देखो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो 2 नंबर में कैसे पूछा जाएगा, मान लो इसकी देखो आशय से पूछे, आशय से इसकी संकल्पना क्या है, क्या होता है भारत, विकसित भारत हो जाएगा भारत तो भारत में क्या बदलाव आएंगे, नॉर्मल से बेसिक बेसिक बात जो है यहाँ पर, क्या इनका उद्देश्य है, कितने ट्रिलियन तक अर्थव्यवस्था को ले जाना है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप अब इस बात को यहाँ पर इतना समझ लीजिएगा कि आपको निबंध में यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो ये सारे आयाम आपको अच्छे से लिखने होंगे। अब अंदर क्या लिखना है, एक एक फैक्ट, एक एक डाटा जो है मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों इसकी कहानी को शुरू करते हैं इसकी पृष्ठभूमि से, इसके बैकग्राउंड से इसकी कहानी को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसकी कहानी जो है इसके बैकग्राउंड से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो दोस्तों अब इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि है विकसित भारत @2047 की, हमें क्या बतानी है, सबसे पहले पृष्ठभूमि बतानी है। पृष्ठभूमि कब बताना है दोस्तों, जब हमसे निबंध में यह प्रश्न पूछा जाता है या हमारे सामने 10 नंबर में यह प्रश्न आता है। 10 नंबर में भी यदि प्रश्न आएगा तो थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि बता देना, आंसर प्रभावशाली लगेगा और अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, अब देखो विकसित भारत @2047 की हमें पृष्ठभूमि बतानी है, लेकिन आपसे 2 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाए, विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं, क्योंकि आप पीछे अगर 4-5 साल पहले की अगर कहानी देखोगे, वहां पर कई ऐसे प्रश्न बने कि अल्प विकसित राष्ट्र किन्हें कहते हैं, या विकसित राष्ट्र के सामने, या विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं उनकी अवधारणा बताइए, या विकासशील राष्ट्र के सामने क्या क्या चुनौतियां आती है, विकासशील राष्ट्र किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न छोटे छोटे 2-2 नंबर में प्रश्न पूछे। अब हमारा विचार ही इतना बड़ा है कि विकसित भारत @2047 मतलब भारत को क्या बनाना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ठीक है, मतलब डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अब यहाँ पर हमें जब विकसित राष्ट्र बनाना है तो क्या हमसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं। यदि आपसे 2 नंबर में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना होगा। यदि आप अभी इस बात को सुन रहे हो तो आपसे सीधा पूछ लिया विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे। आपने सारी रामायण पढ़ ली, लेकिन आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न आया कि जो है डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड राष्ट्र जो है किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, वैसे तो आप नॉर्मल उसको लिख ही दोगे कि विकसित राष्ट्र वैसे राष्ट्र है जहाँ शिक्षा बेहतर होगी, जहाँ स्वास्थ्य बेहतर होगा, है ना, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी, लोगों की लाइफ स्टाइल बेहतर तरीके से होगी, हमारी जो $30 ट्रिलियन तक हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी, ऐसा हमारा लक्ष्य है, तो हम विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। सारी बातें हैं जो सही है, वो भी गलत नहीं, लेकिन आपको प्रभावशाली आंसर डालना है। आप उसमें लिख सकते हो दोस्तों, क्या लिख सकते हो कि विश्व बैंक के अनुसार, अब विश्व बैंक तो आप जानते हो विश्व स्तर पर जो है क्या है, आर्थिक गतिविधियों के मामले में अपनी राय देती है। ठीक है, लोन भी देती है राष्ट्रों को, लंबे समय के लिए, कम समय के लिए, है ना, ये सारी बातें आपको पता है IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक क्या कहती है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह राष्ट्र है जहां की प्रति व्यक्ति आय लगभग $12,000, $12,000 को यदि हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 10 लाख के आसपास हमारे रुपए आ जाएंगे। तो ऐसे राष्ट्र जहां की प्रति व्यक्ति आय 10 लाख रुपए तक हो, वह राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, पहले आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारी अर्थव्यवस्था का जब हम वर्गीकरण करते थे तो हम विकासशील राज्य देखते थे, है ना, विकसित राज्य देखते हैं, अविकसित राज्य देखते हैं, इस प्रकार से हमने हमारे जो है वर्गीकरण किया हुआ है अर्थव्यवस्था में। लेकिन अभी आप देखोगे वर्ल्ड बैंक ने इसको और नए रूप में जो है इसका वर्गीकरण किया है, उसे हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भारत जो है विकसित राज्य बनेगा तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी और वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। डेवलप्ड कंट्री की अगर मैं बात करूं, विकसित राष्ट्र की यदि मैं बात करूं, तो विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक क्या कहती है दोस्तों, ऐसे राष्ट्र, ऐसी कंट्री जिनकी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम जो है $12,000, ठीक है, या रुपयों में अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए में, तो ऐसे राष्ट्र जो है क्या कहलाएंगे, विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारे भारत को भी हमें कहां तक ले जाना है दोस्तों, 10 लाख हमारे प्रति व्यक्ति आय होगी तो हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार। आपका आंसर प्रभावशाली लगेगा। देखो अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने 4 रूपों में जो है हर कंट्री को बांटा है उनकी आय के अनुसार। तो देखो दोस्तों, यदि निम्न आय वाले देश की हम बात करें, निम्न आय मतलब लोअर इनकम वाले जो कंट्री है उनकी हम बात करेंगे, तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था
जहां पर प्रति व्यक्ति आय, ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1135 से कम है। ठीक है, तो $1135 से यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कम है तो वो किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? निम्न आय या लोअर इनकम वाली कंट्री कहलाती है। इसी प्रकार निम्न मध्यम आय वाले देश मतलब लोअर मीडियम इनकम, लोअर मीडियम इनकम में वो राष्ट्र आएंगे जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1135 से लेके $4,465 तक है। तो इतनी आय वाले या प्रति व्यक्ति आय वाले जो देश है वो निम्न मध्यम या लोअर मीडियम इनकम वाले देश कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उच्च मध्यम आय वाले देश की यदि हम बात करें, हाई मीडियम अगर इनकम की हम बात करें, तो यहाँ पर इन देशों की जो है प्रति व्यक्ति आय 4466 से लेकर $13,845 तक रहती है। ठीक है, अब उच्च आय की अगर हम बात करें या विकसित रूप में हम यदि हम देखें या हाई इनकम वाली कंट्रियों को हम देखें तो इनकी प्रति व्यक्ति आय $13,846 या इससे अधिक है। तो ऐसे राज्य जो है हमारे हाई इनकम वाले कंट्री कहलाती है। ठीक है, अब आपसे एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है, जो वर्ल्ड बैंक ने अभी जो अपनी जो एक श्रेणी बांटी है उस श्रेणी में भारत कौन सा स्थान रखता है? तो भारत रखता है दोस्तों निम्न मध्य आय वाला राष्ट्र। भारत कौन सा राष्ट्र है? निम्न मध्यम आय वाला। ठीक है, 2250 के आसपास भारत की जो है डॉलर में अगर आप देखोगे $2250 के आसपास जो है हमारी क्या है प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, अब इसको अभी तो 86.66 के अनुसार जो है जोड़ोगे तो इनकम इसकी 1,96,000 के आसपास चली जाएगी, लेकिन 1,84,85,000 जो है हमारी अभी प्रति व्यक्ति आई है। ये बात आपको जानकारी है, आगे मैं इनको बेहतर तरीके से बता दूँ। तो आपको यहाँ पर यदि विकसित राष्ट्र से संबंधित लिखना हो तो आप इस प्रकार लिख सकते हो कि विकसित राष्ट्र वे राष्ट्र हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी हो दोस्तों? $12,000 हो, या रुपयों में हम बात करें तो 10 लाख रुपए वार्षिक हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही हमारी पृष्ठभूमि को हम शुरू करते हैं। तो उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है इसमें विकसित होता क्या है या विकसित राष्ट्र होते क्या है, एक बेसिक अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हो। अगली बात करते हैं दोस्तों पृष्ठभूमि की। अब थोड़ा सा अच्छे से इसकी पृष्ठभूमि को समझना। 1947 से जोड़कर 2047 तक की पूरी जो है छोटे छोटे रूप में बातें यहाँ पर आप बता दोगे तो इसकी पृष्ठभूमि क्लियर हो जाएगी। देखो 1947 में देश आज़ाद हुआ। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है हमारे सामने प्रमुख चुनौतियां जो थी वो क्या थी? गरीबी। ठीक है, एक बात समझना, देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 में जो भारत था उस भारत के सामने क्या थी? सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी चुनौतियां, जिसमें गरीबी थी, पॉवर्टी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, बेरोजगार जो लोग थे, बेरोजगार अच्छे खासे लोग थे। ठीक है, शिक्षा को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, अशिक्षित लोग थे। ठीक है, शिक्षा में भी क्या थी? सुधार नहीं हुआ। स्वास्थ्य जो थे, स्वास्थ्य में भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा अच्छी जो है फैसिलिटीज़ नहीं थी। साक्षरता, शिक्षा का ही एक और रूप है। आप यहाँ पर देखोगे साक्षरता भी बहुत कम थी उस समय के हमारे भारत की। तो ये हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ थी। ठीक है, आज़ादी के समय में जो हमारे प्रमुख राजनेता थे उनका भी ये सपना था कि हमारे देश को हमें एक बेहतर देश और एक विकसित देश जो है बनाना है। लेकिन इस क्रम में धीरे धीरे भारत जो है जब आगे बढ़ता है तो भारत के सामने कई सारी चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है, फिर हमें, आप जानते हो दोस्तों, कई बार आपको मैंने बताया भी है, भारत की अर्थव्यवस्था एक समय पर ऐसी अर्थव्यवस्था हो गई थी कि दिवालिया घोषित होने वाली थी। 1991 में फिर एलपीजी मॉडल अपनाया था। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अभी आपको पृष्ठभूमि के रूप में क्या लिखना है कि हमारा भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ था, जिसके सामने प्रमुख चुनौतियों के रूप में हमें गरीबी मिली, बेरोजगारी मिली, अशिक्षा मिली। ठीक है, स्वास्थ्य में भी बड़ी ऐसी कुछ फैसिलिटी थी नहीं, साक्षरता दर भी बहुत कम थी। तो ऐसा भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ था, उस भारत को आज हम वर्तमान में देखते हैं 2025 में, तो भी ये सारे बिंदु आज भी हमें उसी रूप में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इसलिए वर्तमान सरकार ने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है नीति आयोग के माध्यम से कि 2047 तक हमें हमारे राष्ट्र को कैसा राष्ट्र बनाना है? एक विकसित राष्ट्र बनाना है। और ये विकसित राष्ट्र क्या होगा दोस्तों? जिसमें स्वास्थ्य जो है
अपने बेहतर तरीके से, हमारे पास सारी फैसिलिटीज होगी, शिक्षा में हम बेहतर होंगे, साक्षरता हमारी बेहतर होगी, बेरोजगारी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, सभी के पास रोजगार होगा। इसी प्रकार गरीबी जो है, जो अब वर्तमान में गरीबी देखी जा रही है, ये गरीबी शून्य गरीबी के रूप में हम देखेंगे। तो ऐसा भारत हमारा कौन सा भारत कहलाएगा दोस्तों? एक विकसित भारत कहलाएगा। ठीक है, तो आप पृष्ठभूमि में इस प्रकार तीनों चीजों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको पृष्ठभूमि में जब निबंध लिखोगे तो आपको क्या क्या बताना है दोस्तों, कि देखो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के समय हमारे सामने प्रमुख चुनौतियां गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा अशिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, ये मुद्दे जो थे हमारे सामने थे, जो बड़ी चुनौतियां थे। ठीक है, इन चुनौतियों को इन चुनौतियों का सामना करते करते आज वर्तमान में यदि हम 2025 की हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो यद्यपि इनमें कमी देखी गई है, लेकिन पूर्णतः इनको समाप्त नहीं किया गया है। गरीबी की अगर हम बात करेंगे तो आज भी हमारे देश में गरीबी भर भर के रखी है। आप जानते हो, लगभग हमारे यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग लगभग 21.9% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। डेटा आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद बेरोजगारी की यदि बात करेंगे तो आज भी 4 करोड़ लोग जो है हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, बेरोजगार के रूप में घूम रहे हैं। ठीक है, शिक्षा और साक्षरता की बात करेंगे तो आज वर्तमान में हमारी साक्षरता दर 74.04% है। ठीक है, और इसे हमें विकसित भारत का जब हम सपना देख रहे हैं तो हमने लक्ष्य रखा है कि विकसित भारत में हमारी साक्षरता हमें कितनी ले जानी दोस्तों, 89.9%। तो ये हमारा एक लक्ष्य है। जो साक्षरता दर भी जो है, कई क्षेत्रों में आज भी लोग निरक्षर हैं। आप जानते हो दोस्तों, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है आज भी हमारे देश में जहाँ पर लोग अशिक्षित है, और अशिक्षित होने के कारण वहाँ पर जो है आज भी गरीबी, बेरोजगारी भर भर कर देखी जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप जानते हो दोस्तों, ऐसा कुछ विशेष आज भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है। आज भी बीमारियां जो है लोगों में भर भर के रखी है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर एक बार बता देनी है। तो इसलिए सरकार ने डिसाइड किया है कि जब हम हमारी 100 वर्ष की जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएं, हमारा 100वां स्वतंत्रता दिवस, उस समय इस प्रकार की जो है हमारी जो प्रमुख चुनौतियां रही है, इन चुनौतियों का सामना करके, इनको समाप्त करके हम जो है एक विकसित भारत अपना यहाँ पर बनाए। ठीक है, और यही आपको पृष्ठभूमि में डाल देना है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरा दोस्तों, इसका इंटेंट। अब देखो, इंटेंट को हम दो रूपों में समझते हैं। आशय जो है, एक तो सीधे से आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। देखो किस प्रकार से आशय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। यदि आपसे आशय से पूछा जाता है तो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछेगा, या इंटेंट से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि विकसित भारत क्या है, या डेवलप जो इंडिया है हमारा, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसकी जो बात आपको यहाँ पर 2 नंबर में पूछी जा सकती है। तो विकसित भारत ऐसा भारत जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, ये जो जिसके नेगेटिव प्रभाव थे, ये सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसा भारत हमारा विकसित भारत कहलाएगा। ठीक है, और विकसित भारत के साथ साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये बात भी यहाँ पर बता देना। प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति की कितनी होगी दोस्तों, 10 लाख रुपए के आसपास जो है हमारा यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय रहेगी। ये बातें बताकर आप अपना आंसर यहाँ पर प्रभावशाली बना सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार विकसित भारत का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य भी यही है, गरीबी, बेरोजगारी और इनको समाप्त करना, 30 ट्रिलियन तक अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्था को हमारे ले जाना है, 10 लाख हमारे प्रति व्यक्ति आय करना है। ठीक है, 89.9% तक हमारी साक्षरता दर को हमें ले जाना है। ठीक है, ये बातें डालकर आप अपना आंसर 2 नंबर का जो है बेहतर तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको जो है विकसित भारत बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये सारी बातें यहाँ पर, इन्हीं बातों को आप लिख सकते हो। इसकी संकल्पना की अगर बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, आपसे सीधा सीधा 2 नंबर में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विकसित भारत @ 2047 की संकल्पना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये बातें हमने सारी यहाँ पर अच्छे से कर ली है। तो 2 नंबर में यदि आपसे पूछे तो 2 नंबर में आप ये सारी बातें डाल सकते हो। और यदि आप ऐसे राइटिंग में या आंसर आप ऐसे लिख रहे हो, तो ऐसे में भी आप जो है आशय के रूप में ये बातें लिख सकते हो। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसका आधार स्तंभ। आधार स्तंभ आपसे सीधा सीधा यहाँ पर 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है। विस्तृत रूप से आपसे वर्णन पूछा जा सकता है 7 नंबर में। और आप यदि 10 नंबर में लिखो इस आंसर को, तो आधार स्तंभ तो आपको डालना ही है। साथ में आपको ऐसे राइटिंग जब करो, इसके बारे में जब निबंध लिखो, तब तो आपको आधार स्तंभ डालना होगा। अब आधार स्तंभ क्या है, देखो आधार स्तंभ किसे बोलते हैं दोस्तों, जब किसी भी
बिंदु का या किसी भी विचार का यदि हम आधार स्तंभ देखेंगे तो उसकी जो मेन जो जो डायमेंशंस हैं कि किन किन क्षेत्र में हमें काम करना है इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो उसमें शामिल किए जाते हैं। मेन मेन कोर चीजें जो है उसमें शामिल की जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे सरकार द्वारा 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विकसित भारत @2047 की अवधारणा दी गई और विकसित भारत हेतु ज्ञान का सम्मान सूत्र दिया गया कि ज्ञान के कॉन्सेप्ट पर जो है यह बात जो है दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ज्ञान है, इसका सीधा सीधा आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। आपको सीधा सीधा ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकसित भारत @2047 का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो ज्ञान है, इस ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखो ये आयाम है और ये अगर आप देखोगे आधार स्तंभ क्यों है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, ज्ञान ज्ञान को यदि आप देखोगे तो यहाँ पर जी से हो जाएगा गरीबी या पोवर्टी की, अगर हम बात करेंगे गरीबी की हम बात करेंगे तो जी हो जाएगा। युवा यूथ, यूथ जो है हमारा वाई से युवा हो जाएगा। अन्नदाता किसान, अन्नदाता किसान या जो हमारे फार्मर्स हैं इनका ए से डिनोट किया है इनको, और एन से हो जाएगा नारी। अब दोस्तों आप जानते हो देश में अगर इन चारों वर्ग को देखेंगे तो ये चारों वर्ग यदि अपने आप में इनको अगर आप शामिल कर लोगे तो ये जो विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा पूरा जो है यहाँ पर इस बात को पूरी तरीके से क्या करेगा दोस्तों, स्पष्ट करेगा कि यदि इन चार सेगमेंट को अच्छे से ध्यान दिया गया, इन चार सेगमेंट में अच्छे से काम किया गया, तो भारत जो वर्तमान में विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है, यह एक विकसित राष्ट्र के रूप में भी उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन आपके मेन बिंदु आधार स्तंभ आपके क्या होंगे, ये चार बात होंगी, जिसमें ज्ञान जो है ये संकल्पना है और इस ज्ञान में जी से गरीबी है। अब देखो दोस्तों, गरीबी, युवा, अन्नदाता किसान क्यों लिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझना। देखो गरीबी आप जानते हो दोस्तों, गरीबी इसलिए ली गई है क्योंकि वर्तमान में आप देखोगे 21.9% लोग आज भी जो है हमारे यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो यदि इनके जीवन स्तर में सुधार होगा तो बट ऑब्वियस है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो आज विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में है और जिसकी सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी, यही नहीं रहेगी तो हम विकसित अर्थव्यवस्था की ओर क्यों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो है लक्ष्य क्या रहेगा, गरीबी को हमें समाप्त करना है। इसके लिए बेहतर तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। ठीक है, गरीबी को समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर युवा। ये डेटा याद रखना, ये डेटा ही तो डालना है आपको, बाकी शैली जो है लिखने की आपको आपको पता है आपको लिखना क्या है, लेकिन डेटा याद रखना। युवा, अब दोस्तों युवा आज अगर आप देखोगे देश की यदि मैं 60 से 65% की आबादी की बात करूं, ये डेटा भी ध्यान रखिएगा, ये डेटा भी आपके काम में आएगा आंसर राइटिंग। 60 से 65 वर्ग, सॉरी 60 से 65% जो है देश की जो हमारी आबादी है, उसमें 60 से 65% आबादी दोस्तों 35 साल से कम उम्र की है। 35 वर्ष से कम उम्र की कितनी आबादी है, 60 से 65%। तो यदि हम इस युवा वर्ग को टारगेट करेंगे, इसके लिए अच्छी स्किल्स, कौशल जो है, कौशल के साथ साथ शिक्षा जो है, शिक्षा के साथ साथ इनको रोजगार देने की कोशिश करेंगे, इनका बेहतर जीवन बने इसके लिए प्रयास करेंगे, तो आप देखो ना दोस्तों 60 से 65% आबादी तो वैसे ही उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, युवा वर्ग के लिए भी इस संकल्पना को यदि हमें अच्छे से यहाँ पर सार्थक बनाना है तो इसके लिए हमें युवा वर्ग पर भी अच्छे से ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों अन्नदाता किसान, आप जानते हो दोस्तों अन्नदाता किसान का अपने आप में बड़ा रोल है, क्योंकि आप जानते हो हमारी जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 का, जो अभी लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इस आर्थिक सर्वेक्षण में डेटा दिया हुआ है कि देश की जीडीपी जो है, इस देश की जीडीपी में अभी जो है वर्तमान में 16% जो है योगदान कौन देता है दोस्तों, कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र। मतलब देश की जीडीपी में आज भी जो है 16% कौन योगदान देता है, अन्नदाता किसान दे रहा है। मतलब कृषि वर्ग जो है 16% योगदान दे रहा है। लेकिन आज भी यदि हम किसान के अगर वास्तविक रूप से इनकी परेशानियों को देखेंगे तो दोस्तों अभी भी इतने ज़्यादा इनके लिए अच्छी अच्छी जो है पॉलिसी नहीं लाई गई है, चल रही है, लेकिन अभी भी किसानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे सिंचाई से संबंधित, जल, बिजली,
जैसे बिजली मिलेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा खेतों की सिंचाई कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे विचार जो है अभी इनके लिए भी देने हैं, इस पर भी ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, नारी, वुमेन, महिलाओं के लिए दोस्तों समानता लानी है। ठीक है, एक तो समानता जरूरी है, समानता के साथ साथ शिक्षा में इनको बराबर अवसर देना है। सारे क्षेत्र जो है इनमें बराबरी इनको देनी है, ताकि ये भी अपना विकास कर पाए। और यदि नारी भी अपना विकास कर पाएगी तो राष्ट्र हमारा ऑटोमेटिक क्या है, विकसित राष्ट्र की पटरी पर जाना प्रारंभ कर देगा। तो ये हमारे चार क्या है दोस्तों, आधार स्तंभ है। आपको सीधा सीधा लिखना है आधार स्तंभ के रूप में इन चारों बातों को। ठीक है, और ये जो फैक्ट है अगर डाल पाओ तो बेहतर है, नहीं डाल पाओ तो भी ये इतनी सारी चीजें जो है एक चार्ट के माध्यम से एक थोड़ा सा सिनॉप्सिस या ऐसे बनाकर जो है ज्ञान लिखकर ऐसे GYAN और फिर इनके बारे में ऐसा डाल के थोड़ी थोड़ी बातें यदि आप इनके डाल दोगे तो आपका आंसर निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो बेहतर लगेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों आधार स्तंभ की। अगर हम आधार स्तंभ के बाद अगला हमारा यदि हम बिंदु देखेंगे तो अगला हमारा बिंदु था दोस्तों यहाँ पर प्रमुख आयाम, जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख आयाम मतलब जो इसके मेन डायमेंशंस हैं उनको हम यहाँ पर अच्छे से देखते हैं। ठीक है, मेन डायमेंशंस में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, आपसे सीधा सीधा ये 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है कि जो विकसित भारत @ 2047 का जो विचार है, इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। इसके जो आयाम है ये आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तत्व पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे पूछे जा सकते, तत्व के रूप में, आयाम के रूप में। ये बातें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ये बात मैं आपको पूरा एक एक इसके सारे जो है कॉन्सेप्ट जो है क्या क्या है इसमें आपको डालना है, वो बातें यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आर्थिक विकास। अब प्रमुख आयाम में सबसे पहले आर्थिक विकास ही है। आर्थिक विकास इसलिए दोस्तों, देखो अभी हमारी अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है हमारी, विकासशील अर्थव्यवस्था। अब हमारा विकसित भारत का जो है सपना हमने देखा है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास होगा तभी तो व्यक्ति का जो है शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, लाइफ स्टाइल में भी, रोजगार में भी, सारी जगह क्या होगा, सुधार होगा। क्योंकि यदि आर्थिक विकास नहीं होगा तो ये सारी चीजें जो है जो हमने एक परिकल्पना करी है वो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाएगी। इसके लिए सरकार ने आर्थिक विकास में क्या क्या विचार दिए हैं कि पहले तो हमें हमारी अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन जो है अमेरिकन डॉलर तक ले जाना है। ठीक है, दूसरा हमें जो हमारी पर कैपिटल इनकम है, पर कैपिटल इनकम को हमें 10 लाख तक ले जाना है। ये बात भी इस बात को पुष्टि करती है। दूसरा दोस्तों, आर्थिक विकास इसलिए जरूरी है कि जैसे यदि हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, समझ रहे हो, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी तो व्यक्ति जो है क्या कर पाएगा, बचत कर पाएगा। ठीक है, और व्यक्ति जब सेविंग करेगा, बचत करेगा तो वो निवेश पर भी क्या करेगा, ध्यान देगा। ठीक है, और निवेश पर ध्यान देगा तो उसको पूंजी का जो अभाव रहता है, वो पूंजी का अभाव जो है, पूंजी का जो अभी तक जो अभाव चल रहा था वो अभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ऐसे में अपनी लाइफ में वो जैसे स्वास्थ्य हुआ, स्वास्थ्य में बेहतर तरीके से जो है अपनी जो है फैसिलिटी प्राप्त कर सकेगा। शिक्षा, बेहतर तरीके से अपने और अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगा। ठीक है, उसकी साक्षरता में सुधार आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है कैसे संभव हो पाएगी, जब हम अपना आर्थिक विकास करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक विकास हमारा प्रमुख आयाम है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। दूसरा है हमारा दोस्तों सामाजिक सुधार। अब सामाजिक सुधार कब होगा, जब देखो ये दोनों बिंदु एक दूसरे की क्या करते हैं दोस्तों, पुष्टि करते हैं। इनको समझने का प्रयास करना। देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो ये है शिक्षा और ये है स्वास्थ्य। अब दोनों में क्या करना है दोस्तों, सुधार करना है, जरूरी है। और यही हमारा एक सामाजिक रूप से सुधार है। अगर आप शिक्षा जो वर्तमान में अगर हमारी साक्षरता देखोगे तो 74.0% है, जिसे हमें बढ़ाकर कितनी करनी है दोस्तों, 89.9%। तो इससे साक्षरता बढ़ेगी। साक्षरता बढ़ेगी तो दोस्तों नो डाउट हमें रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में हमें गरीबी, बेरोजगारी, ये जो हमेशा से देखे गए बिंदु है, ये देखने को नहीं मिलेंगे। और हम एक विकसित राष्ट्र की अवधारणा पर जो है बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इसी प्रकार स्वास्थ्य अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहा है दोस्तों। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी
तकनीकी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जब हम एक विकसित राष्ट्र की ओर जाएंगे तो हमें हमारे स्वास्थ्य में भी बेहतर तरीके से तकनीकी के माध्यम से सुधार करना पड़ेगा, जो हमारे लिए क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो, सतत विकास और पर्यावरणीय संरक्षण इम्पोर्टेंट है। देखो, सतत विकास जरूरी है दोस्तों, पर्यावरण को ध्यान में रखकर हमें हमारा विकास करना है। और आप 2047 मतलब 25-23 साल की बाद हम जब 2047 में हमारे अर्थव्यवस्था को देखें तो ऐसा नहीं है कि हमने सब विकास कर लिया है, लेकिन हमारा जो पर्यावरण वाला क्षेत्र रह गया या जो हमारा जिसमें हमें जलवायु या पर्यावरण से संबंधित जो गतिविधियां उसको लेकर हम आज भी या उस समय भी जो है हम परेशान रहे, ऐसा हमें विचार नहीं, इस विचार पर हमें काम नहीं करना। हमें सतत विकास के साथ जो है हमें विकसित राष्ट्र बनना है, इस बात पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। ठीक है, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तकनीकी के अभाव में आज भी बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर राष्ट्र में ऐसे स्थान है जहाँ पर तकनीकी के अभाव में उनका जो उत्पादन की जो क्षमता है उनका हम अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे। हमें पता है कि वहाँ भंडार है, हमें पता है कि वहाँ से उत्पादन या उत्पादकता बहुत अच्छे लेवल पर मिल सकती है, लेकिन तकनीकी के अभाव में उनका हम अच्छे से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर आप यहाँ पर वैज्ञानिक प्रगति को भी देखोगे तो वैज्ञानिक प्रगति पर भी हमने अच्छे लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आपको पता होगा दोस्तों, 2030 तक भारत ने अपना लक्ष्य रखा है कि अंतरिक्ष में हमें अपना खुद का क्या बनाना है, स्टेशन, स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन। ये हमने लक्ष्य रखा है 2030 तक, जो हमें हमारी विकास की ओर क्या बढ़ाता है, इंगित करता है कि हाँ, भारत जो है प्रगतिशील और विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ेगा। सुशासन जरूरी है दोस्तों। सरकार बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी जो है क्या करती है, निकालती है, लेकिन कई बार गुड गवर्नेंस के अभाव में वहाँ चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो ऐसे में गुड गवर्नेंस का भी जो है विचार जरूरी है। तो ये सारे प्रमुख आयाम जो है जिन पर हम थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है इन सारे फैक्ट के साथ। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ की कहानी अब आपको आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आंसर राइटिंग में भी पूछा जाए तो भी, और नॉर्मल यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये 7 बिंदु डाल दो, 7 नंबर का आंसर कंप्लीट कर दो। ठीक है, आपको कैसे 7 नंबर में लिखना रहेगा, देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। प्रमुख आयाम पूछ लिया या प्रमुख तत्व पूछ लिया आपसे कि विकसित भारत @2047 के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, प्रमुख आयामों के बारे में बताइए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये 7 बिंदु हैं, आप अपने आधार पर और भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हो, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन 7 नंबर में यदि पूछे तो नॉर्मली आप एक ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके अपने जो है विचार यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर प्रमुख आयाम लिख देना और ये सारे विचार जो है ऐसे ऐसे करके नॉर्मली पहले लिख देना और फिर इनको अच्छे से डिस्क्राइब कर देना। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर में भी पूछा जाता है, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके भी आप इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो निबंध के साथ साथ आपको यदि इस प्रकार से प्रश्न बनते भी हैं 7 नंबर में, 10 नंबर में, तो आप वैसे भी प्रिपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने प्रमुख आयाम तक की बात कर ली। डायरेक्ट पूछा जा सकता है दोस्तों, विकसित भारत @2047 के उद्देश्य या लक्ष्य को बताओ। ठीक है, उद्देश्य या लक्ष्य आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि विकसित भारत @2047 जो है इसके प्रमुख उद्देश्यों पर टिप्पणी लिखिए या इसके प्रमुख लक्ष्यों को समझाइए। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो बातें हमने अभी तक करी है उन्हीं बातों को बेहतर तरीके से बता देना है। देखो, सबसे पहले इनके हम उद्देश्य और लक्ष्य की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास हमारा प्रमुख लक्ष्य है। प्रमुख लक्ष्य ही है हमारा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास होगा तभी तो हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके लिए हमने 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर निर्धारित किया है, प्रति व्यक्ति आय 10 लाख होनी चाहिए। ये जो बातें हैं आपको यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, ये एक प्रमुख आपका उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर हमें अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हो कि शिक्षा में हमें जो है क्या करना है, हमारी शिक्षा को बेहतर बनाना है। नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है इसका पालन करना है, इसके अनुरूप जो है हमारी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है इसको आगे बढ़ाना है। स्वास्थ्य में हमें बेहतर तरीके से जो है सरकार द्वारा जो योजनाएं चला जा रही है इनको गुड गवर्नेंस के या सुशासन के माध्यम से जो है बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है। हर लोगों तक स्वास्थ्य की जो जितनी भी जो है व्यवस्था है वो पहुंचाना है। ये बात आप यहाँ पर डाल सकते हो जो हमें विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगी। सामाजिक समानता जरूरी है दोस्तों।
लैंगिक भेदभाव जो होते हैं, ये लैंगिक भेदभाव समाप्त हो। इसके साथ साथ कई क्षेत्र में आज भी आप देखते हो, शहरी क्षेत्रों में आज भी आप देखते हो दोस्तों, देखो सामाजिक समानता जो है, इसमें आप हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य की चीजें थोड़ी थोड़ी डाल सकते हो। शिक्षा जो है सामाजिक समानता में आप रख सकते हो। जैसे शहरी, अगर आप बात करो सामाजिक समानता की, तो आज भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई ज्यादा हम क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में देखते हैं। देखो अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, ठीक है, आज भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य गतिविधियां अच्छी चलती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य के लिए आप हॉस्पिटल ढूंढने जाओगे तो बहुत कम ऐसे फैसिलिटीज वाले हॉस्पिटल मिलेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, एक असमानता है सामाजिक रूप से। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर अगर शिक्षा में देखोगे, शिक्षा में भी आप देखोगे तो बड़े बड़े कॉलेज स्कूल जो है बेहतर कहाँ मिलेंगे आपको, शहरी क्षेत्रों में मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप लैंगिक अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिंगानुपात या लैंगिक तरीके से अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर भी आप क्या देखोगे दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में जो है महिलाओं को थोड़ी प्राथमिकता दी जाती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और जो बालिकाएं हैं वो इतनी ज्यादा पढ़ने नहीं जाती है, उनको 12वीं तक पढ़ा दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म डलवा के ग्रेजुएशन तक करवा दिया जाता है कंप्लीट काम, फिर लेकिन आगे उनको जॉब करने के लिए या आगे बढ़ने में इतनी ज्यादा जो है यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को नहीं समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो है कहीं ना कहीं वो असमानता वाली बात देखी जाती है। तो ये बात भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक, ये सारी बात, साथ ही साक्षरता, साक्षरता भी आप देखोगे दोस्तों, तो साक्षरता भी आप शहरी क्षेत्रों में हमें साक्षरता अधिक मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर जो है कम देखी जाती है। तो ये जो सामाजिक रूप से जो असमानता है, इन असमानताओं को भी हमें समाप्त करना है, और यदि हम इन्हें समाप्त करेंगे, यही हमारा यदि उद्देश्य रखेंगे और इन उद्देश्यों की यदि हम प्राप्ति करेंगे, तो हम विकसित भारत वाला जो है हमारा विचार जो है 2047 तक हम उसे अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार प्रौद्योगिकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग दोस्तों, आज भी आप देखते हो भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तकनीकी के अभाव में वहां उपस्थित जो भी उत्पादकता वाले सोर्स हैं, उनका बेहतर तरीके से क्या है, अभी तक जो है उत्पादन नहीं किया जा पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि तकनीकी नहीं है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप देखोगे दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों में अभी भी इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो टेक्नोलॉजी है, इसका बेहतर तरीके से हर जगह हर स्थान पर बराबरी और समानता के साथ जो है यदि इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो वो हमारे देश की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सतत विकास, सतत विकास की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो सतत विकास का उद्देश्य हमारा ये है कि देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हरित हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट अपनाना है। साथ ही साथ दोस्तों, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इस पर अंकुश लगाना है। तो इस प्रकार हम इन बातों पर ध्यान रखकर हम अपना क्या करेंगे, विकास करेंगे, जो हमारे लिए क्या रहेगा दोस्तों, आने वाले समय में बेहतर सिद्ध होगा। यदि हम पर्यावरण को बिना ध्यान में रखे हमारा विकास कर भी लेंगे, हम विकसित राष्ट्र बन भी जाएंगे, तो बाद में हमारे लिए कई ज़्यादा बड़ी और खतरनाक चुनौतियां सामने आ सकती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें देखनी है, ये सारे उद्देश्य जो है हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप इस प्रकार जो है उद्देश्य और लक्ष्य के रूप में भी यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, एक मैंने बहुत अच्छा विचार दिया था जो इस आंसर में जान लाएगा। जो आपका ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, इस टॉपिक का सबसे बेहतर जो है बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बस आपको उसमें विचार जो है अपने डालने होंगे। मैं जितना बता रहा हूँ वो तो आपको समझना है, आप अपने अनुरूप भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो। आप कहीं भी यदि इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो वहां पर वो बिंदु डाल देना। ठीक है, देखो कैसे डालना है, बहुत सामान्य है। यहाँ पर अगला हमारा बिंदु था दोस्तों, क्या था, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था तथा 2047 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, ये हमें बताना है। ये सारी चीजें आप जो मैं बता रहा हूँ, हर किसी बात में जहां पर चर्चा होगी, कोई सा भी टॉपिक आएगा, प्रमुख आयाम ले लो, यहाँ पर आशय ले लो, यहाँ पर उद्देश्य ले लो, इस बात को आप हर जगह थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे राइटिंग करोगे, जब आप निबंध लिखोगे, निबंध में वर्तमान और जो हमने हमारा जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2047 में कि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय कैसी होगी, इस विचार को वहां पर डाल देना, आपका आंसर बेहतर दिखेगा। 10 नंबर में भी यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसको मोटा मोटा वहां पर भी डाल सकते हो। देखो, ये विचार समझना बहुत अच्छा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर जो है आप समझने की कोशिश करना। देखो, जो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको भी यहाँ पर देख लीजिए,
इसके साथ साथ दोस्तों 2047 में जो हमारे भारत की स्थिति होगी उसको भी देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2047 में जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था को आप किस प्रकार देखते हैं। एक तो ये बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2047 की जो अर्थव्यवस्था है उस पर टिप्पणी दो कि भारत उस समय किस स्थिति में रहेगा, ऐसा पूछा जा सकता है। या आपसे कंपेयर के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और 2047 में जो भारत की अर्थव्यवस्था होगी उसमें एक प्रमुख अंतर बताओ, ऐसा क्या परिवर्तन ला दोगे। तो ये सारी चीजें आपको बस 4 से 5 है, इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से देखकर आप अपना आंसर बेहतर तरीके से लिख पाओगे। ये केवल इसी बात में या इसी प्रश्न में नहीं है, आगे आप जो भी जिस प्रकार से आप ऐसे में लिखो या किसी जगह आप यदि इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि यहाँ का डाटा यदि आप डाल सकते हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका आंसर बहुत प्रभावशाली दिखेगा। देखो ठीक है, समझते हैं। देखो दोस्तों, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और विकसित भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो, ये हमारे 2025 की जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और ये हमारे 2047 में जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ये जो है हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था, ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए निरंतर क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। ठीक है, और इसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक हमें क्या बन जाना है, विकसित अर्थव्यवस्था। तो 2047 में जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी वो कैसी अर्थव्यवस्था होगी दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरा, यहाँ पर इसका आकार आप देखोगे, शेप आप देखोगे, तो आज वर्तमान में जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कितने ट्रिलियन अर्थव्यवस्था है दोस्तों, 3.9 ट्रिलियन डॉलर। ये हमारी अर्थव्यवस्था है 2024 के संदर्भ में मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन जब हम 2047 में पहुंचेंगे तो उस समय जो है हमारी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी ये 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये हो गया हमारा आकार, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रकार, ये है प्रकार, किस प्रकार की है, तो ये विकासित। फिर आ जाएगा हमारा लक्ष्य। देखो दोस्तों, अभी 2025 के लिए हमने निर्धारित किया था कि 2025 तक जो है हमारी अर्थव्यवस्था को हम 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी 3.9 है भाई, अभी तो 8-10 महीने हैं, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि 5 ट्रिलियन तक जो है हमें 2025 तक हमारी अर्थव्यवस्था को ले जाना है, ये हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। और यहाँ पर जो है हमने एक लक्ष्य जो निर्धारित किया था वो यही था दोस्तों कि 2030 तक जो है, 2047 तक जो है हमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसको 30 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है। ये इसका लक्ष्य है, ये भी इसका लक्ष्य है। ठीक है, 2047 का। फिर दोस्तों जीडीपी के आधार पर यदि हम देखेंगे तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बनाना नहीं है, ये बनी हुई है। ठीक है, जीडीपी के आधार पर हमारी जो अर्थव्यवस्था वर्तमान में 5वें नंबर पर है, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। नहीं देखा है तो देख लेना, जीडीपी के आधार पर, पीपीपी के आधार पर, पीपीपी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, हर बात बताइए, जीएनपी क्या होता है, सब बेहतर तरीके से समझाए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को। तो जीडीपी के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर अगर आप देखोगे जीडीपी के आधार पर उस समय हमारी अर्थव्यवस्था को हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, ये 2047 का हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आगे दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, अभी वर्तमान में यदि 2024 की अगर मैं बात करूंगा तो 2024 में लगभग हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी दोस्तों, 1,84,000 रुपए। ठीक है, और उस समय जब हम 2047 में पहुंचेंगे तो हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए दोस्तों, लगभग 10 लाख रुपए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 12,000 डॉलर तक हमें हमारी अर्थव्यवस्था को यदि हम ले जाते हैं तो हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, तो यहाँ पर उस समय का हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमें 10 लाख रुपए तक जो है हमारी प्रति व्यक्ति आय को ले जाना है। ठीक है, साक्षरता अभी हमारी दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है, जो 2047 में हमें 89.8% तक ले जानी है। ठीक है, तो इस आधार पर यदि आपने ये सारे फैक्ट अच्छे से देख लिए हैं, आप आपके आंसर में कहीं भी यदि इस प्रकार कंपेयर करके इन बातों को डालोगे, आपका आंसर बहुत प्रभावशाली दिखेगा और बहुत बेहतर लगेगा। और ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, बस एक ही बार देखने की जरूरत है, एक ही बार डेटा याद करने की जरूरत है। जब आप आंसर लिखोगे तब आपको सीधी सीधी बात समझ में नहीं आएगी क्या क्या डालना है, लेकिन यदि आपको याद रहेगा तो मोटा मोटा आप आपके आंसर को बहुत अच्छे से प्रभावशाली बना सकते हो। ठीक है, मेरा इतना इंटेंशन है कि मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या क्या है, बाकी आपके विवेक के अनुसार आप इसको और बेहतर बना सकते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी बातें हमने कितनी बात कर ली, इसके 6 पॉइंट जो है हमने यहाँ पर बेहतर तरीके से देख लिए। अब जब इतनी सारी बातें देख ही लिए तो इसका महत्व जो है वो क्या है
महत्व तो हमें इसका सीधा सीधा समझ में आ रहा है। इसके महत्व को देखते हैं दोस्तों कि विकसित भारत, जब हमारा भारत विकसित हो जाएगा 2047 में, तो यह हमारे हमारे किस प्रकार से महत्व रखता है। तो देखो, यदि हम विकसित हो जाएंगे दोस्तों, तो आर्थिक रूप से हमारा सशक्तिकरण हो जाएगा। इकोनॉमिकली अगर हम देखेंगे हमारा एम्पावरमेंट, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, आर्थिक रूप से हम जब सशक्त हो जाएंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी जैसे हमें मुद्दे हम देखते हैं, ये सारे मुद्दे हमारे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि उस समय का नागरिक जो है, मान लो देश का हर एक व्यक्ति जो है 10 लाख प्रति वर्ष कमाएगा, तो ऐसे में हर गांव, हर शहर, हर जिला, हर राज्य, हर क्षेत्र जो है क्या है, अपना विकास संभव कर पाएगा। और ऐसा राष्ट्र, ऐसा राज्य ही जो है क्या करेगा, आर्थिक रूप से सक्षम हो पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण। दूसरा, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता आप जानते हैं दोस्तों, यदि आर्थिक विकास होता है तो समाज में भी धीरे धीरे जो रूढ़िवादिता हम देखते हैं वो, इसके साथ साथ जो भेदभाव की जो विचार रहते हैं, वो सारे धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। इसके साथ साथ समाज में जो उत्पादन के साधन हैं, इन पर सभी का समान रूप से जो है क्या होने लगेगा दोस्तों, अधिकार होने लगेगा। समान रूप से सभी को अवसर दिया जाएगा, समान रूप से न्याय प्रदान किया जाएगा। ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर मिलेगी एक विकसित भारत में। ये इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। अब हम जब विकसित भारत का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो इसमें हमने देखा है कि हम प्राकृतिक संसाधन जो है या सतत विकास की अवधारणा पर क्या करेंगे, काम करेंगे। जब हम सतत विकास की अवधारणा पर काम करेंगे, तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका संरक्षण करते हुए ही हम अपना विकास करेंगे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ दोस्तों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास, शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा और कौशल विकास होगा। देखो दोस्तों, हम जब विकसित अवस्था में देखते हैं हमारे भारत को, तो शिक्षा भी कैसी दोस्तों, जिसमें कौशल का अपना एक महत्व। आजकल की जो हमारी शिक्षा है, उसमें कौशल पर इतना महत्व नहीं दिया जाता है, दिया जा रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं दिया जा रहा है। लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन स्किल्स के नाम पर उनको इतना ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं होता है। ऐसे में फिर वो बेरोजगार बनकर घूमते हैं। लेकिन एक विकसित भारत जो हमारा होगा, उसमें हम बेहतर तरीके से शिक्षा देंगे, और उन शिक्षा में हम कौशल के विकास में या स्किल के डेवलपमेंट में बेहतर तरीके से काम करेंगे। जब हम स्किल डेवलपमेंट में काम करेंगे, तो हमारे सामने जब रोजगार आएंगे, तो उन रोजगार में हम बेहतर तरीके से जो है उन रोजगार को हम अच्छे से कर पाएंगे। और ऐसे में हम अपना जो है बेरोजगारी का जो ठप्पा हम पर लगा हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें अवसर मिलेंगे जॉब्स के, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रोजगार मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो आर्थिक रूप से हम क्या होंगे, संपन्न होंगे। और आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो हमारे सामने जो बेरोजगारी जैसे जो बड़े बड़े चुनौतियां थी, जो मुद्दे थे, वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए भी हमारे लिए विकसित भारत इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना। अगर ग्लोबल पावर की बात करें, तो आजकल इकोनॉमी है आपके पास, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो आप विश्व स्तर पर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो। चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कर सकते हो, चाहे वो फाइट के क्षेत्र में कर सकते हो। आप बेहतर तरीके से सारे आयाम जो है, आप इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग हो, तो वैश्विक रूप में भी आप अपनी शक्ति का बेहतर तरीके से सारे क्षेत्र में अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हो। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी महत्व है। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ऐड कर लेना, देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। किस लिए दोस्तों, क्योंकि यदि हम विकसित देश बन जाएगा हमारा, तो हम स्वयं अपनी अंदर की जो है, अंदरूनी जो है हमारी सुरक्षा, वो भी कर लेंगे। और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें हमारी सुरक्षा को हम बेहतर तरीके से जो है कर पाएंगे। हमें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये सारे महत्व है हमारे लिए। इन महत्व को भी एक बार यहाँ पर अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं दोस्तों। इसका एक और बिंदु है समक्ष चुनौतियां। इसके सामने चुनौतियां क्या क्या है। अब क्या क्या चुनौतियां हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि जो विकसित भारत का जो है हमारा विचार है, इस विचार को हमें जो हमारा विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमें पूरा करना है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चुनौतियां जो वर्तमान में हमारे सामने विद्यमान है। अब इन चुनौतियों का हमें करना क्या है। देखो, सबसे पहले दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या एक बड़ा विषय नहीं। कभी भी आप अपने आंसर में यदि आप बढ़ती जनसंख्या को किसी भी प्रकार की चुनौती में या किसी भी प्रकार के अवरोध में शामिल करते हो, तो वहां पर एक बात का ध्यान रखना, इस बात का आप जिक्र वहां पर कर सकते हो कि किसी भी राष्ट्र में वहां की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है या वहां की जो अधिक जनसंख्या है, वो उसके विकास में अवरोध नहीं है। यदि सरकार बेहतर तरीके से इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए
बेहतर तरीके से योजनाएं प्लान करेगी या योजनाएं बनाएगी, तो उन योजनाओं को यदि बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो यही बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, जो हम अधिक जनसंख्या के रूप में देखते हैं, ये राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन सरकार क्या करती है, इतनी बड़ी आबादी के लिए इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से कुछ प्लान नहीं कर पाती है। यदि प्लान नहीं कर पा रही है, इसी वजह से ये बढ़ती हुई जो जनसंख्या है ये एक चुनौती के रूप में देखी जा रही है। लेकिन यदि इतनी बड़ी आबादी को बेहतर तरीके से बेहतर कार्य में लगा दिया जाए, तो किसी भी राज्य को आप देखोगे वो बेहतर तरीके से अपना विकास कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, योजनाओं के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। आप जो बना रहे हो उनमें बेहतर तरीके से उतनी जनसंख्या को इम्प्लीमेंट उन जनसंख्याओं के आधार पर किया जा सके, ताकि सभी क्षेत्र में बेहतर तरीके से बेहतर काम हो सके। तो आप ये बात डाल दीजिएगा यहाँ पर, बढ़ती हुई जनसंख्या ये चुनौती है, तो इसको इस पॉजिटिव वे में डालना कि यद्यपि बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है विकसित भारत बनाने में, लेकिन इसके पीछे यदि सरकार बेहतर तरीके से इनको अवसर देगी, तो यही जो है हमारा 2047 का जो लक्ष्य है और भी जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार युवाओं की सबसे अधिक आबादी किंतु इनमें व्याप्त बेरोजगारी, आप जानते हो दोस्तों 35 वर्ष की जो आयु है या इससे कम की आयु वर्ग के जो लोग हैं, लगभग 60 से 65% हैं हमारे देश की कुल आबादी के। तो यदि इन आबादी में भी बेरोजगारी व्याप्त होगी तो कैसे हम अपना विकास संभव कर पाएंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वैश्वीकरण व तकनीकी विषमता, वैश्वीकरण आजकल आप जानते हो ग्लोबलाइजेशन है, हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो है वैश्वीकरण जो है प्रभावित करता है। अभी ट्रंप ने कुछ पॉलिसियां चेंज कर दी जिससे भी हमें क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो वैश्वीकरण है ये तो प्रभावित करता ही है, साथ में जो तकनीकी विषमता है, कई क्षेत्र में तकनीकी बेहतर है तो कई क्षेत्र में तकनीकी का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में जो तकनीकी रूप से जो विषमता आ रही है, जो ये तकनीकी रूप से जो कमियां हैं, इन कमियों को भी हमें दूर करना है। और वर्तमान में ये भी एक बड़ी चुनौती है जो हमें विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हमारे सामने एक चुनौती के रूप में देखी जाती है। आर्थिक विषमता, दोस्तों आर्थिक विषमता तो हमारे देश में बहुत अच्छे लेवल पर भरी हुई है। आर्थिक विषमता से तात्पर्य क्या है, देखो एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि देश में जितनी कुल संपत्ति है, इस कुल संपत्ति में यदि आप देखोगे, इस कुल संपत्ति में 1% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास लगभग इसकी 73% जो है संपत्ति इन लोगों के पास है। देश में 1% लोग हैं, इनके पास देश की कुल संपत्ति का 73% है। 2024 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार इसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो सोचो दोस्तों कितनी आर्थिक विषमता है। आप जानते हो हमारे देश में जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये जो बीच की खाई है, इस खाई को भी हमें क्या करना है, समझना है, क्योंकि ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें आर्थिक विषमता का जो ये बिंदु है, इसे बेहतर तरीके से क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। तब हम हमारे सपने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। व्यापारिक समझौते में जटिलता, व्यापारिक समझौते में जटिलता होती है दोस्तों, जो ट्रेड देखते हो आप, है ना, ट्रेड में जो एग्रीमेंट होते हैं इनमें कठोरता होने के कारण कई बार जो है क्या है, अच्छे अच्छे काम रुक जाते हैं जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय एक किसी भी राष्ट्र का यदि विकास करना है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है। और आप जानते हो दोस्तों, यदि किसी क्षेत्र की या किसी देश की निम्न प्रति व्यक्ति आय है, मतलब आय बहुत कम है, तो आय है ही नहीं, तो व्यक्ति के पास यदि मान लो पूंजी है ही नहीं, समझना पूंजी की क्या है, कमी है। तो पूंजी की कमी है तो व्यक्ति बचत कैसे करेगा। अब जब वो बचत नहीं कर पाएगा तो वो निवेश कैसे करेगा, और जब वो निवेश नहीं कर पाएगा तो कैसे अपने आप का विकास करेगा और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएगा। तो यहाँ पर निम्न प्रति व्यक्ति आय या पूंजी का जो अभाव है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे देश में अगर वर्तमान में देखें तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, निम्न प्रति व्यक्ति आय। अब जितना कमा रहे हो उसमें से सिर्फ देने में ही हो रहा है, हमारा लगभग सारा पेमेंट उसी में जा रहा है। तो व्यक्ति कैसे सेविंग करेगा, कैसे बचत करेगा, कैसे निवेश करेगा और कैसे अपनी चीजों को आगे बढ़ाएगा। तो ये एक प्रमुख बिंदु है। अब अगला है दोस्तों यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भरता। कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भरता भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोस्तों देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है सेवा क्षेत्र। और ये जो प्राथमिक क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो अभी हाल ही में जारी हुआ है, उसमें बताया गया है कि 16% जो है कृषि क्षेत्र जो है जीडीपी में योगदान देता है।
लेकिन आप इसमें देखोगे दोस्तों, जीडीपी में योगदान केवल 16% दे रहा है, लेकिन देश की आधी आबादी आज भी जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। तो ऐसे में एक ये भी बड़ी चुनौती है। इस क्षेत्र में जो है इतनी बड़ी आबादी का संलग्न होना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। इनको धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र के साथ साथ तृतीय क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना है। इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरणीय संकट तो है ही सही, जलवायु संकट जो है, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हम देखते हैं, तो ये बिंदु जो है आपको यहाँ पर समक्ष चुनौतियों के सामने समक्ष चुनौतियों के रूप में करने हैं। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार से ये भी प्रश्न बनता है कि भारत में जो विकसित भारत का हमारा जो विचार हमने बनाया है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों हमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि हमसे चुनौतियां भी सीधी सीधी पूछी जा सकती है कि विकसित भारत @ 2047 का जो हमारा विचार है, इस विचार के सामने वर्तमान में कौन सी चुनौतियां जो है हमें देखने को मिल रही है। तो चुनौतियां सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है, 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और आपको ऐसे में तो ये बात आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर निष्कर्ष दोस्तों, निष्कर्ष तो हमें सीधी सीधी बात, निष्कर्ष से तो हमें यही समझ में आता है कि हमारा जो है, हम 47 से लेके जो वर्तमान में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, तब तक हमने प्रयास के जो है जितने जो विकास के जो हमने जितने प्रयास थे किए, और वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था को हम 3.97 ट्रिलियन तक 3.9 ट्रिलियन तक जो है हमारी अर्थव्यवस्था को ले गए हैं, और आगे हमारा लक्ष्य है, इस पर हम निरंतर काम करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमें हमारी वर्तमान पॉलिसी में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इस पर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि विकसित भारत 2047 का संकल्प एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करता है जिसमें हर भारतीय के पास समान अवसर होंगे, वे एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। इसके लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निरंतर सुधार और निवेश करना होगा। यह हमारे सभी नागरिकों के लिए एक संयुक्त प्रयास होगा, ताकि हम एक समृद्ध, सुरक्षित और समावेशी भारत का निर्माण कर सके। ये अपने शब्दों में मैंने लिखा है, आपको ये चीज अच्छी लगे तो ये बता दीजिएगा, या फिर थोड़ा सा इसको पृष्ठभूमि से जोड़कर वर्तमान की कुछ बातें रखकर और अंत में 2047 में हमारा भारत कैसा दिखेगा, ये बात लिखकर इस निष्कर्ष के साथ अपना ये ऐसे राइटिंग वाला फॉर्मेट भी कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही 10 नंबर में यदि प्रश्न पूछा जाता है जिसमें निष्कर्ष की आवश्यकता है, तो ये इस प्रकार से निष्कर्ष डालकर आपका ये टॉपिक बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की हमारी इस क्लास में हमने बेहतर तरीके से सारे आयाम को यहाँ पर अच्छे से देखा है दोस्तों। ठीक है, देखो ये है हमारा फॉर्मेट जिसको आप यहाँ पर अच्छे से देख रहे हो। पृष्ठभूमि है, उसके बाद आशय, आधार स्तंभ, प्रमुख आयाम, उद्देश्य, वर्तमान स्थिति जो दोनों की है 47 में कैसी दिखेगी, वर्तमान 25 में कैसी दिखती है, महत्व बता दिए, चुनौतियां बता दी और निष्कर्ष बता दिए। तो इस प्रकार दोस्तों इकोनॉमी का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको हमने यहाँ पर बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है। आई होप आपको सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की हमारी इस क्लास में हमने बेहतर तरीके से सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। निबंध के रूप में भी आता है तो हम इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 नंबर में, 7 नंबर में, 2 नंबर में जैसे भी प्रश्न पूछेंगे हम इसके लिए बेहतर तरीके से आंसर कर पाए, इसके लिए हमने एक प्रयास किया है। आई होप आपको सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। कुछ बच्चों को अभी जैसे ये हिंदी में कुछ चीज़ें दी गई हुई है और वो लोग इंग्लिश में मेंस लिख रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए मैं जल्दी ही इसको बाइलिंगुअल कर दूंगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। आगे की क्लास में सारी चीज़ें जितना संभव हो पाएगा उनको हम अच्छे से उस प्रकार भी देख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा, और आगे भी जो है हमारी क्लास यूट्यूब पर कंटिन्यू रहेगी। और यदि आप क्लास 2026 को टारगेट करते हुए प्रिपेयर करना चाहते हो, ये पेपर 3 का पार्ट है, तो इसे आप यहाँ पर इस प्रकार जो है देख सकते हो। मेंस 2025 और 2026, 25 वाले और 2026 दोनों के लिए जो है ये क्लास हम जो है शुरू कर चुके हैं। तो आप अपना जो मेंस प्रिपेयर करना चाहते हो 2026 को ध्यान में रखकर और 2025 को ध्यान में रखकर, तो इस बेस से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जल्दी ही मैं सारा अपडेट आपको करवाता रहूँगा दोस्तों। इकोनॉमिक्स के जो 3rd पेपर का जो पार्ट है इसको लेकर आप परेशान मत होइए। मैं इसकी शीट्स जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो जल्दी ही आपको जो क्लास हो रही है इनके नोट्स भी मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।